Good morning, dear students. This is Dr. Ankit Srivastav. Today we are going to discuss a topic from the subject financial management, that is capital structure and leverage analysis. Okay, so let's start. Today we are going to discuss the topic capital structure. First of all, we need to understand the meaning of capital structure. Do we know that what is capital? Capital of any firm consists of equity and debt portion, that is owner's money, owner's fund and creditor's fund. Okay, the proportionate relation or the ratio in which equity and debt exists in the capital of a firm is known as capital structure. It is the proportionate relationship between equity and debt. अब इक्विटी जो कि ओनर्स फंड है यानी कि शेयर होल्डर्स मनी है, पहली चीज इसमें होती है पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरी है शेयर प्रीमियम और तीसरी है रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स इसमें होती हैं। और डेट पोर्शन क्या होता है, ये हमारी होती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं की जाती। अब बात ये आती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत क्यों है। तो आपको ध्यान होगा, हमने शुरुआत में ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ा था। डिसीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को चूज़ करना या मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को चूज़ करना कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आता है। इसमें ध्यान होगा आपको, हमने ट्रेडिशनल मेथड्स एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का यूज़ करके इसको इवेल्युएट करना सीखा था। इसके बाद ये आपको जब पता चल जाता है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, तब आपको ज़रूरत होती है नीड टू रेज फंड्स। जब भी कंपनी कोई एसेट परचेज करना चाहती है, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ एक फाइनेंसिंग डिसीजन भी जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन के नाम से जान सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, जो कि कैपिटल का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन है जो कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न एंड रिस्क को इन्फ्लुएंस करता है और कंसिक्वेंटली ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को भी अफेक्ट करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से शेयर होल्डर्स का रिटर्न एंड रिस्क इन्फ्लुएंस होता है एंड कंसिक्वेंटली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी कि मार्केट वैल्यू जो फर्म की भी खुद की मार्केट वैल्यू है वो भी इफेक्ट होती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से। ये हम आगे इस चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली जो चीज़ इसमें है दैट इज़ लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस यानी कि लीवरेज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एडवांटेजियस पोजीशन पर होते हैं। किसी चीज़ की एडवांटेज लेना, किसी सिचुएशन में अगर आप एडवांटेज है आपके पास तो आपके पास लीवरेज है, ऐसा कहा जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज एनालिसिस क्या चीज़ है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसा कि हमने देखा कि कैपिटल में इक्विटी और डेट दो तरह के फंड्स होते हैं, यानी कि ओनर्स मनी एंड क्रेडिटर्स मनी। क्रेडिटर्स मनी ये दूसरे का पैसा होता है, उधार लिया हुआ पैसा होता है, बोरोइंग होती है। और इक्विटी जो है ये हमारा शेयर होल्डर्स मनी होती है, यानी कि ओनर्स का पैसा होता है। अब यहाँ पर लीवरेज किसके लिए क्रिएट होगी? यहाँ पर लीवरेज क्रिएट होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बाय द यूज ऑफ डेट। मतलब कंपनी में जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट असेट्स या फंड्स हैं
उनका यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि मैग्नीफाई किया जा सकता है। इंक्रीज इन लीवरेज ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिटर्न एंड रिस्क, और डिक्रीज इन लीवरेज ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिक्रीज रिटर्न एंड रिस्क। ओके, यानी कि अगर हम लीवरेज इंक्रीज करते हैं तो रिटर्न एंड रिस्क को इंक्रीज किया जा सकता है, और अगर लीवरेज को डिक्रीज करते हैं तो रिटर्न एंड रिस्क डिक्रीज हो जाएंगे कंसिक्वेंटली। किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो लीवरेज का अमाउंट होता है दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म बाय अफेक्टिंग रिटर्न एंड रिस्क, यानी कि अगर फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट कर रहा है कि जो फर्म की वैल्यू है वो क्या है, उसके शेयर्स के प्राइस को ही हम मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स की कितनी मार्केट वैल्यू है, एक तरह से वही मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट असेट्स या फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें कि सबसे पहले होता है डेट या प्रेफरेंस शेयर्स, इनके यूज से एक लीवरेज क्रिएट होता है। वो किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि लीवरेज कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल लीवरेज, और तीसरा होता है कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, इट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स सेल्स रेवेन्यू and its operating profit, also known as EBIT, earnings before interest and tax. Financial leverage is concerned with the relationship between firms' operating profit and profit after tax, or EPS. Combined leverage is the combination of operating and financial leverage, and is concerned with the relationship between sales revenue and profit after tax. ये तीन तरह के लीवरेज हमको आगे डिस्कस करने हैं। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इसको समझा जा सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी फर्म की टोटल सेल्स 1 लाख रुपीज है। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन में आई है उसको माइनस कर दें, लेस वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए 40,000 रुपीज, माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 60,000 रुपीज। ये जो 60,000 रुपीज का अमाउंट आया है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद अब अगला नंबर आता है फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का। देखिए हमको प्रॉफिट तक पहुंचना है अंतिम में, तो हमें सारी पहले खर्चे निकालने होंगे उसमें से। अब फिक्स्ड कॉस्ट को हम निकाल देते हैं इसमें से। मान लीजिए वो 20,000 रुपये थी, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया दैट इज 40,000 रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के नाम से भी जानते हैं, EBIT। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है। देखिए अभी हमको इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पे करना है। मान लीजिए इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज 10,000 रुपीज। अब हमारे पास जो फिगर है दैट इज 30,000 रुपीज, और ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, तो PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब भाई गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी देना होगा, तो लेस टैक्सेस, मान लीजिए 50% टैक्स रेट था, तो 30,000 का 50% 15,000, और ये 15,000 हमारे पास जो आया दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही जब हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स,
सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं तो यही ईपीएस भी बन जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही अर्निंग्स पर शेयर होता है। अब इस पूरे फ्लो में कौन कौन सी चीज़ें फिक्स्ड हैं, देखिए, क्या सेल्स फिक्स्ड है या वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है या कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है? ये तीनों ही चीज़ें वेरिएबल हैं। सेल्स वेरी कर सकती है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी या हर साल हमारी सेल्स वेरी कर सकती है। जिस तरह से सेल्स वेरी करेगी उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगी, क्योंकि जितने यूनिट्स हम बेचेंगे, जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। और जब ये दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं तो कंट्रीब्यूशन सेम कैसे रह सकता है? कंट्रीब्यूशन भी हमेशा फिक्स्ड नहीं होता, ये भी वेरिएबल होता है। जो पहली चीज़ हमारे सामने आ रही है दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे सेल्स हमारी 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 50,000 की हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 20,000 ही रहेगी। दूसरी जो चीज़ हमारे पास फिक्स है दैट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम डेट पर देते हैं, यानी कि इक्विटी और डेट जो कैपिटल का पार्ट था उसमें डेट पोर्शन पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमेशा हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक है। टैक्स हमारा वेरी कर सकता है हमारी इनकम के हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी वेरिएबल होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी वेरिएबल होता है। तो दो चीज़ें हमारे पास जो फिक्स्ड हैं दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों फिक्स्ड आइटम्स के ऊपर और नीचे वाले आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी एंड पीबीटी। ये 3 आइटम्स से हम लीवरेज एनालिसिस यानी कि लीवरेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी सेल्स रिवेन्यू और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल लीवरेज उसकी बाद में बात करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा सेल्स रिवेन्यू और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लीवरेज क्या चीज़ होती है। लीवरेज होता है किसी फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स या फिक्स्ड कॉस्ट असेट को यूज़ करने से जो एडवांटेज क्रिएट हो रही है। तो ऑपरेटिंग पार्ट में यानी कि इस पार्ट में सेल्स से ईबीआईटी के बीच में हमारा फिक्स्ड पार्ट क्या है? फिक्स्ड अमाउंट कौन सा है? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे जो दो चीज़ें कैलकुलेट करने से आ रही दैट इज कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। इन दो आइटम्स को, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी को सेम हमको फॉर्मूले के रूप में लिख लेना है। कंट्रीब्यूशन ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फाइनेंशियल लीवरेज में जैसे हमने ऑपरेटिंग लीवरेज में किया वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज में भी करेंगे कि फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि जो इसमें इस पोर्शन में जो चीज़ फिक्स है दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर और नीचे वाली आइटम्स को हम एक फॉर्म में लिखना है, यानी कि ईबीआईटी अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड थर्ड, कंबाइंड लीवरेज। ये रिलेशन है हमारे सेल्स रिवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर में। सॉरी, कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसके फॉर्मूले पर आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब ये
इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बट इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000। EBIT इज 40,000। ये हो गया 1.5 टाइम्स। यूज कैलकुलेटर्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दिस कैलकुलेशंस। EBIT again 40,000 upon profit before tax, that is 30,000. That is 1.33 times. इसी तरह यहाँ पर contribution is 60,000, profit before tax is 30,000, that is 2 times. ये 1.5 टाइम्स, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज 1.33 टाइम्स एंड कंबाइंड लीवरेज 2 टाइम्स का क्या मतलब है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 टाइम्स है तो सेल्स में 1% का चेंज EBIT में 1.5% चेंज क्रिएट करेगा। ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज 1.33 टाइम्स है, इसका मतलब कि EBIT में 1% का होने वाला चेंज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1.33% का चेंज क्रिएट करेगा। और कंबाइंड लीवरेज जो कि 2 टाइम्स है, सेल्स में होने वाला 1% का चेंज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2% यानी कि 2 टाइम्स, जस्ट डबल का चेंज क्रिएट करेगा। बहुत ही सिंपल है। ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 टाइम्स, तो सेल्स में 1% का चेंज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 1.5% का चेंज क्रिएट करेगा। और इसी तरह से EBIT में 1% का चेंज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1.33% का चेंज क्रिएट करेगा। और ये 1% का कंबाइंड लीवरेज 1% की चेंज सेल्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2% का चेंज क्रिएट करेगी। देखिए कैसे। मान लीजिए सेल्स में एक 10% का इंक्रीमेंट होता है, सेल्स 10% से बढ़ जाती है, तो 1 लाख की सेल्स अगले साल बढ़ करके 1,10,000 हो गई। ठीक है। उसी अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो 10% ये भी इंक्रीज हो जाएगी, तो 40,000 में 10% और ऐड कर देंगे तो ये 44,000 हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आया दैट इज 66,000। ओके। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, देयर इज ऑल्सो नो चेंज। ये भी 10% इंक्रीज हुआ, ये भी देखिए 10% इंक्रीज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, दैट इज सेम 20,000 रुपीज। EBIT 46,000 रुपीज हो गया। ये कितना है, 40,000 का 6,000 40,000 का कितना परसेंट है, 15%। यानी कि 10% का चेंज जब सेल्स में हुआ तो EBIT में 15% का चेंज हुआ। और ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या कह रहा था, दैट वाज 1.5 टाइम्स, यानी कि 1% का चेंज सेल्स में 1.5% का चेंज क्रिएट करेगा EBIT में। देखा। उसी तरह से फाइनेंशियल लीवरेज जो कि 1.33 टाइम्स, देखिए ये कैसे काम करता है। इंटरेस्ट, क्या ये हमारा चेंज होगा, नहीं, ये भी सेम है क्योंकि ये फिक्स्ड है। इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी सेम 10,000 रुपीज। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया हमारा 36,000। 6,000 30,000 का 20% है, कितना इंक्रीज हुआ, 20%। अब 15% का चेंज जब EBIT में हो रहा है तो 15% का 15 × 1.33
इज 20। EBIT में 1% का चेंज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1.33% का चेंज क्रिएट कर रहा था। तो जब 15% का चेंज EBIT में हुआ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1.33 इंटू 15 यानी कि 20% ये चेंज हो गया, दैट इज 1.33 टाइम्स। टैक्सेस इट विल अगेन बी वेरिएबल, 50% के रेट से 36,000 पे 18,000 रुपीज़ टैक्स हमने पे किया और 18,000 रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे हाथ में आया। ये भी 3,000 15,000 का 20%, ऊपर 10% सेल्स में चेंज हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते आते ये चेंज 20% का हो जा रहा है, यानी कि कंबाइंड लीवरेज। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% चेंज हो गया, सेल्स में चेंज सिर्फ 10% का था, कंट्रीब्यूशन में चेंज सिर्फ 10% का था। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT यानी कि 10% और 20%, यानी कि 2 टाइम्स का जो फिगर हमारे सामने आया था वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। और लीवरेज एनालिसिस में यही देखते हैं कि सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या रिलेशन है, क्या लीवरेज है उसके बीच में, क्या लीवरेज क्रिएट हो रहा है बाय द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स।